नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बीते दिनों आपको याद होगा राइट टू हेल्थ आरटीएच के मामले में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। अस्पताल बंद कर दिए थे, मरीजों को देखना बंद कर दिया था। मरीज इधर उधर इलाज के लिए दर दर भटक रहे थे, इलाज मिल नहीं रहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा था कि धरती के भगवान को नाराज होने का हक है, लेकिन हड़ताल का बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स ने इसका मतलब अपने अंदाज में अलग ही निकाल लिया। एक बार फिर से डॉक्टर्स काली पट्टी बांधकर काम करते नजर आए, नाराजगी जताते नजर आए और 10 मांगों का मांग पत्र बनाकर कहने लगे कि इसको पूरा किया जाए वरना हम फिर से हड़ताल पर चले जाएं। वैसे तो इसमें बहुत मांगे हैं, लेकिन एक मांग है जो मरीज और डॉक्टर के संबंध से जुड़ी है, इसलिए हमने उसी मांग पर फोकस किया। सरकारी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी अस्पताल के बाहर घर पर मरीजों को देखने की फीस जो है उसको 2 गुने से 3 गुना तक कर दिया जाए। इसके अलावा उनको प्रोसीजर यानी कि ऑपरेशन के लिए भी परमिशन दे दी जाए। अब सवाल यह है कि क्या ये डॉक्टर्स अपने मरीजों के साथ सरकारी अस्पतालों में इंसाफ नहीं कर पा रहे, या फिर इन डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को लगता है कि प्राइवेट डॉक्टर्स और अस्पताल के मालिक उनके जैसे ही पढ़े लिखे, उन्हीं की जैसी डिग्रियां लेने के बावजूद उनसे बहुत आगे निकल गए हैं, धन दौलत बहुत कमा ली है और हम पीछे रह गए हैं। चलिए, वजह जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि डॉक्टर्स की जो सेवा है उसको कहा जाता है कि ये मरीजों की जिंदगी को बचाने की सेवा है। अब क्या उस सेवा को व्यवसाय बनाने की राह में मांग उठना सही है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या अब डॉक्टर्स के घर अस्पताल जैसी नजर आने वाली। अब सवाल यह है कि 2011 के अंदर फीस को निर्धारित किया गया था। फीस 100 से लेकर 250 के आसपास है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में अभी भी जब प्राइवेट डॉक्टर से किसी के घर जाकर, सरकारी डॉक्टर से जब उनके घर जाकर परामर्श लिया जाता है तो क्या सच में आपसे 100 रुपए लिए जाते हैं या फिर आपसे फीस कुछ और ही ली जाती है? आपको पता है, इसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जवाब आज मांगा जा रहा है उस जवाब के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी, बीजेपी नेता सुरेश गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद हैं चिकित्सक डॉक्टर ममता लांबा जी, हमारे सहयोगी विकास शर्मा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी। मनीष जी, शुरुआत आपके साथ क्योंकि आप सीनियर हैं सर, तो सीनियरिटी के हिसाब से जरा बताइए कि जो मांगे उठाई जा रही हैं उसके पीछे की एक बड़ी वजह क्या है? आर्थिक तंगी? नहीं, आर्थिक तंगी की बात नहीं है। बात यह है कि क्या ये ठीक लगता है कि जो व्यक्ति 20 साल से एक प्रोफेसर का काम कर रहा है या 10 साल से एक प्रोफेसर का काम कर रहा है, उसके समकक्ष लोग प्राइवेट के अंदर 2-2 हज़ार रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं और हम सरकारी सिस्टम में हैं इसलिए हम सिर्फ 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। हम किसी को कह नहीं रहे कि आप घर पे आके दिखाइए, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि आप घर पे आके दिखाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो हमसे घर पे सलाह लेना चाहता है उससे हमें एक एप्रोप्रिएट फीस लेने का अधिकार दीजिए। 2011 के अंदर जब मेडिकल टीचर्स की हड़ताल हुई थी उस समय 200 रुपये सीनियर प्रोफेसर के फिक्स किए गए थे। सीनियर प्रोफेसर, अच्छा, दिल पर हाथ रखकर खुद बताइए सर, क्या वाकई में आज की तारीख में अगर किसी को घर पर कंसल्ट करने के लिए कोई जाएगा मरीज, उससे 200 रुपए ही लिए जाएंगे? सच बताइए। ज्यादातर लोग 200 रुपये ही लेते हैं सीनियर प्रोफेसर। मेरा अनुभव बहुत अलग है सर, और मैंने बहुत से लोगों से बात भी किया अलग अलग जगह, उनका भी अनुभव बहुत अलग है। आप ये बताइए कि मेरे समकक्ष जो दूसरे आदमी हैं प्राइवेट के अंदर, उसके लिए आप कितनी फीस देते हो प्राइवेट में? क्या प्राइवेट डॉक्टर सरकारी डॉक्टर के बराबर मान लिया आपने? नहीं, तो वो हमसे ज्यादा है क्या? नहीं सर, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, वो हमसे, मेरे पास तो सरकारी क्यों सर? फिर एक चीज बताइए ना मेरे को, जो इलीट व्यक्ति है, जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, जिसको अच्छी सलाह चाहिए, वो हमारे पास इसलिए आ रहा है। क्या सरकारी डॉक्टर को सर पेंशन, प्राइवेट डॉक्टर्स को पेंशन मिलती है? नहीं, पेंशन तो मुझे भी नहीं मिल रही, मैं भी न्यू पेंशन स्कीम में हूँ, अपने पैसे जमा कराता हूँ।
अभी सरकारी गहलोत साहब ने बंगला कहा मिलता है है कि सर? आपको ओपीएस मिलेगी, जिसका अभी तक जी। कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। सरकारी कैसे बंगला मिलेगी? मिलता है, बाकी नहीं, फैसिलिटीज मेरे पास मिलती कोई हैं। सरकारी बंगला नहीं है। मैं अपने क्या एक वो सैलरी होती है जिसके साथ आप कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी आप काम मेरे करें? समकक्ष प्राइवेट के अंदर 10 लाख रुपए सैलरी है, क्या मुझे सरकार वो सैलरी देती है? तो आप सरकारी अस्पताल में क्यों फिर? मैं मेरे पैशन की वजह से हूँ, मुझे गरीबों की सेवा तो करनी है। पैशन में प्रोफेशन कहाँ सर? प्रोफेशन तो मैं हॉस्पिटल आवर्स के बाद में कर रहा हूँ ना। जी, मैं हॉस्पिटल आवर्स के दौरान थोड़ा ना ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल आवर्स के बाद अपना एक्स्ट्रा टाइम, अपना फैमिली टाइम निकाल करके ये काम कर रहा हूँ और मरीजों को ही सेवा दे रहा हूँ। तो फिर तो मैंने सर डिमांड देखी, मुझे तो फिर लगता नहीं कि वो डिमांड आपकी डिमांड को पूरा कर पाएगी सर। भाई आप ही कह रहे हैं आपके समकक्ष 2000 रुपए तक ले रहे हैं, तो हम तो बहुत और कम उसमें मांग आप रहे कह रहे हैं। हैं कि 500 ही चाहिए। इसीलिए मेरा तो फिर पैशन- ऐसा क्यों? दिल मांगे मोर होना चाहिए ना। आप कहिए भाई हम सरकारी हैं, हम ज्यादा डॉक्टर, हम ज्यादा पेशेंट्स को देखते हैं, हमें कम से कम 2500 दीजिए। देखिए अभी है ना, थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसके अंदर उन्होंने सरकार को ये कहा है कि आप किसी प्रोफेशनल की फीस फिक्स नहीं कर सकते, चाहे वो आपके लिए भी काम कर रहा हो। जी, इसके ऊपर जजमेंट आ चुका है हाई कोर्ट का। तो गवर्नमेंट को इस तरह के जजमेंट्स देखने चाहिए। अगर वो कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि ये प्रोफेशनल सर्विस है, ये एक लिटरेरी सर्विस है, ये आपकी गुड फेथ के अंदर दी गई सर्विस है, इसके लिए जब गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं दे रही है तो उसको निर्धारित करने का गवर्नमेंट को कोई हक नहीं है। जी। अच्छा, मुझे राजस्थान के अलावा कोई ऐसा प्रदेश बताइए जहां सरकार ने निर्धारित नहीं किया महाराष्ट्र और के जहां अंदर, राजस्थान से ज्यादा हो। हाँ, महाराष्ट्र के अंदर ऐसा होता है, एमपी में ऐसा होता है, यूपी के अंदर इस तरह का प्रोविजन है जहां पर कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल टाइम के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके ऑपरेट भी कर सकते हैं। और प्राइवेट वो तो यहाँ भी हॉस्पिटल हो रहा है सर। कितने ऐसे सरकारी डॉक्टर्स के नाम मैं बताऊं, अगर आप चाहेंगे ऑफ स्क्रीन में बता दूंगा आपको, जो प्राइवेट अस्पताल में जाके पूरा का पूरा ऑपरेशन करके आ जाते हैं। नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए कि वो बाकायदा इसका शेयर गवर्नमेंट को दे रहे हैं। आज आप समझिए कि जो लोग चोरी छुपे जाके कर रहे हैं जी, आपके कहने के अनुसार, तो इसका मतलब वो इसका टैक्स नहीं चुका रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चोरी छुपे ये काम क्यों कराना मैं चाहते तो हैं? ये कहना चाह रहा हूं कि जो डिमांड की जा रही है वो सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो रहा है। ममता लांबा जी, मैम क्या वाकई में अगर 100 रुपए की फीस को 200 रुपए कर दिया जाएगा तो क्या इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल में आते हैं ना, वो वैसे ही गरीब होते हैं। अगर वो एक बेहतर डॉक्टर से बेहतर परामर्श के लिए घर पर आते हैं तो क्या आपको लगता नहीं कि वो वजन उनके ऊपर पड़ेगा और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आप पे? बिल्कुल, आप कह रहे हैं 100 से 200 की फीस कितना जेन्युइन है या कितना हमें उससे बेनिफिट होने वाला है। आप तो मुझे, हम जो मेन पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं या जो हम सभी के लिए इक्वल है कि बाय द टाइम जब महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट्स बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने कोई बहुत ज़्यादा हाइप डिमांड नहीं करी है, लेकिन एज़ पर द प्रोफेशन और एज़ पर द रिक्वायरमेंट और एज़ पर आर डिग्री, हमारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। एक एमडी होता है, एक डीएम होता है, एक एमसीएच होता है। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सबकी जो है फीस, ओपीडी फीस जो है घर पे एक जैसी कर रखी है। पर हम ये चाहते हैं कि जब एक आपने एक हमारी स्पेशलिटी के हिसाब से एक जेन्युइन रेस्पेक्टफुल ओपीडी फीस तो हमारी होनी चाहिए। आप कहीं भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर मूवी देखने जाते हैं, आप 500 रुपीज़ का पॉपकॉर्न खा लेते हैं, जबकि हमें पता है कि दैट इज ओनली ऑफ 100 रुपीज़ कॉस्ट, बट स्टिल वी आर पेइंग 500, 700 फॉर दैट एंड फॉर आवर ओन हेल्थ। अगर हम 100 रुपए की फीस में हम 200 रुपए मांग रहे हैं, दैट इज स्टिल आई वुड से कि इट इज नॉट वेरी मच हाई, इट शुड बी इवन मोर प्रॉपर और मोर रिस्पेक्टफुल। जी, अपनी हेल्थ के लिए अगर हम विकास, अगर मैं इस नजरिए से देखूं, 2011 में अंतिम बार ये तय किया गया था कि भाई ये 100 रुपए लेंगे, 150 लेंगे, 200 लेंगे, 250 लेंगे। अगर 2011 से 2023 के प्रोपोर्शन में मैं देखूं और अगर 100 को 200 किया जा रहा है तो ये शायद आएगा 7 से 6.5% के आसपास सालाना इंक्रीमेंट के हिसाब से, और इतना हमारी महंगाई बढ़ती है उस लिहाज से मैं देखता हूं तो मुझे सही लगती है। लेकिन दूसरे लिहाज से मैं देखता हूं तो गरीब आदमियों की तनख्वाह बढ़ती नहीं है, और वो चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर उनको चलिए 150 रुपए ले ले, लेकिन उनको एक बेहतर परामर्श दे दी। उस नजरिए से मैं समझना चाहूंगा इस डिमांड के साथ आप कहां तक जाएंगे? देखिए विजेंद्र, अगर इस डिमांड को देखें तो डिमांड मानते हैं जिस हिसाब से 2011 की जो फीस निर्धारित की गई थी और आज 10 से 12 साल हो चुके हैं इस बात को, तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा जब होती है तो उस वक्त हर पहलू को देख के समीक्षा होनी चाहिए। मेरा कहना यही है, सिर्फ फीस बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि फीस निर्धारण क्यों किया गया था, घर पर परामर्श क्यों अलाउ किया गया था, उसके उद्देश्य क्या थे,
क्या उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, और अगर नहीं हो रही है उद्देश्यों की पूर्ति तो फिर परामर्श की बजाय एनपीए लागू क्यों नहीं किया जाए। क्योंकि सरकार ने एक बहुत बड़ी आरटीएच की बात जो कही गई थी, जो राइट टू हेल्थ की बात कही गई है, उसमें कहा सबको अधिकार मिले। जब अधिकार मिलते हैं तो फिर क्यों नहीं ऐसी बात की जाए, क्यों नहीं ऐसा प्रयास किया जाए, और क्यों नहीं इनकी तरफ से डिमांड की जाए कि एनपीए लागू किया जाए, कि सरकार हमको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जारी करे और हम जिस तरह से और इंस्टीट्यूशन रेफरल इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं उसी तरह से इंस्टीट्यूट की तरह। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें एसएमएस की, तो एसएमएस जो है एक अस्पताल के रूप में उसको देखना जो है वो गलत होगा। ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है और ऐसे ही टीचिंग इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर न सिर्फ ये जो अस्पताल की जो हम बात करते हैं ये सिर्फ एक पार्ट है, वर्किंग है इनकी। इसके अलावा स्टूडेंट है, स्टूडेंट की क्लासेज हैं, उनकी प्रैक्टिकल्स हैं, उनकी पढ़ाई है, तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तमाम तरह के जो इशूज़ हैं, इन सबको देख करके एक पूरा तब फिर प्लान तैयार करना चाहिएगा कि क्या होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ ये फोकस किया जाए कि घर पर परामर्श शुल्क जो है उसको बढ़ा दिया जाए, उससे इनकी डिमांड नहीं, लेकिन विकास हो सकता है डॉक्टर्स हमसे इस बात से सहमत भी ना हो, नाराज भी हो, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो उनकी ओपीडी आईपीडी का टाइम होता है, दर्जन भर से ज्यादा अकाउंट सैकड़ों बार हमने ये दिखाया है कि वो उन टाइम नहीं है। सुबह 8 बजे का टाइम है, 9, साढ़े 9, 10 तक नहीं होते हैं, तो उनके पास अस्पताल में देखने का टाइम नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ घर पर हम देखेंगे, उसकी फीस बढ़ाइए। देखिए विजेंद्र, इसमें मैं बिल्कुल सही बात कहूंगा कि आपको ये जो चीजें हैं, ये जो इसको मतलब शब्द यूज करेंगे कुप्रबंधन, ये कुप्रबंधन की वानगी है। क्योंकि जो हॉस्पिटल आवर्स के अंदर जो ओपीडी शुरू की जाती है, उस ओपीडी के अंदर जब फैकल्टी ओपीडी में बैठती है तो उनके पास 50 तरह के बहाने होते हैं उस ओपीडी को छोड़ने के। आप कह रहे हैं क्लास में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वार्ड में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मीटिंग में जा रहे हैं, आप मतलब आप ये समझिए कि एक ऐसा कोई लॉजिक नहीं है जिसकी वजह से कह सकते हो कि ओपीडी आपने क्यों छोड़ी। आप सुबह 8 बजे अगर ओपीडी में पहुंच रहे हैं, मरीज का टाइम आपने निर्धारित किया 8 से 2 का, तो एक जरा सी एक ईमानदारी बनती है इस बात की, कम से कम आपको वो ईमानदारी रखनी चाहिए कि 8 से 2 का अगर टाइम आपका ओपीडी का है, आपकी ओपीडी उस दिन की है। आप ये सोचिए, राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश के आसपास के पड़ोसी राज्यों से मरीज आते हैं सिर्फ उम्मीद लेकर के कि आज फलाना डॉक्टर का ओपीडी है, मैं वहां दिखाने जाऊंगा। और सीनियर प्रोफेसर नहीं मिलता तो शायद सप्ताह में 1 या 2 बार ही ओपीडी आती होगी। बिल्कुल, वो जो 1-2 दिन की ओपीडी आती है उसको लेके समीक्षा होनी चाहिए कि वो जो टाइम है वो टाइम है, उसमें क्लास का टाइम है, क्लास के टाइम के जो क्लास का टाइम है वो निर्धारित हो, ओपीडी के बाद में आईपीडी। मैं मानता हूं कि आईपीडी का टाइम भी होता है, मरीज भर्ती होते हैं, उनको भी देखना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ चीजें इतनी मैनेज होनी चाहिए ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके। क्योंकि जो मॉनिटरिंग नहीं होती है उसी का खामियाजा है कि कुछ डॉक्टर, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ डॉक्टरों ने उस मॉनिटरिंग की खामी को एक बड़ा फायदा बना रखा है। कई ऐसे भी हैं जो कि पैरेलल ओपीडी चलाते हैं, लेकिन उसका खामियाजा किसको उठाना पड़ता है? उससे ऐसे भी हैं कि नाम तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, जो अपनी ओपीडी के टाइम पे या अस्पताल के टाइम पर प्राइवेट अस्पताल के अंदर कुछ ऑपरेशन कर रहे होते हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ओपीडी चलाते हैं ऐसे। तो मैं कुछ डॉक्टर, मैं सभी अभी कह रहा हूं कि कुछ डॉक्टरों ने इस जो प्रोफेशन को ऐसा कर दिया कि जो लोग वास्तव में काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कई सीनियर डॉक्टर ऐसे सुबह 8 बजे ओपीडी में नजर आते हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है, उनका जो काम है, वो सारा जब धुल जाता है जब और उनके साथी लोग जो हैं वो ओपीडी छोड़ करके कुछ दूसरी जगह काम। ठीक है मनीष जी, से मैं सवाल का जवाब जरूर दूंगा क्योंकि हम सभी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उन डॉक्टर्स को भी देखते हैं जो अपने टाइम से एक्सीड कर भी मरीजों को देख रहे होते हैं। लेकिन अरुण शर्मा जी, काली पट्टी तो बंध गई सरहद पे, अब इंतजार कर रहे हैं कि वापस से सब सड़कों पर आ जाए तब उनसे बातचीत की जाएगी। ये काली पट्टी बंधने तक की नौबत क्यों आई है? देखिए विजेंद्र, अभी 1-2 सप्ताह भी नहीं हुए जब हम बामुश्किल कई बाधाओं को पार करके एक बहुत ही जन कल्याणकारी और ऐतिहासिक राइट टू हेल्थ का बिल राजस्थान में इम्प्लीमेंट करने की वर्ज पे हैं। और इस वजह से राजस्थान पहले नंबर का स्टेट हो गया है अब हिंदुस्तान। सर मैंने बहुत बेसिक सवाल किया कि भाई ये काली पट्टी क्यों बंधने की नौबत आई है? देखिए नौबत, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी पूरा डिस्कशन मैंने सुना, ये काली पट्टी हरी पट्टी थोड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है। और सर ज्यादा हो रहा है वाकई में। अब मुझे बताइए 2011 से लेकर, सुनिए सर, मैं बेसिक ही सवाल कर रहा हूं, 2011 से लेकर जरा ये बताइए विधानसभा के अंदर कितनी बार विधायकों और मंत्रियों ने टेबल थपथपाई है अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए? देखिए बताइए जरा। देखिए आप ये अभी आप भी ये सब कह रहे थे और मैं भी अपने तजुर्बे से बता रहा हूं। मैं मेडिकल प्रोफेशन से किसी और एस्पेक्ट से जुड़ा रहा हूं जिंदगी भर 30 साल। ये सब कहने की बात है, कोई डॉक्टर धरती पे उपलब्ध नहीं है, जयपुर में तो नहीं है, जो 100 रुपए में कंसल्टेशन में काम कर रहा हो। एक बात
दूसरा, जो भी एसएमएस या सरकारी अस्पतालों में मरीज जा रहे हैं जी, उनको हर तरीके से इशारे किए जाते हैं कि यहाँ भीड़ बहुत है, ढंग से दिखाना है, सही दवाई लेनी है तो जी। घर पे आइए, वो चाहे कोई चलिए कंपाउंडर अरुण कहता शर्मा जी, हो। मैं आपकी बात को बड़ा करता हूं सर, मैं जी। इसको टैक्स रेवेन्यू से जोड़ता हूं। अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई भी 100 रुपए से 100 रुपए में इलाज नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि वो सही पर्ची तो काट ही नहीं रहे हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? जी हाँ, जी तो हाँ, उनकी बिल्कुल। पर बढ़ा दीजिए, इनकम का सोर्स क्रिएट होगा, वहां से रेवेन्यू आएगा। वो तो वैसे भी मरीज से ले ही रहे हैं, इस नहीं, हिसाब से तो देखिए, फिर समस्या ही नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है विजेंद्र। जब आप एमबीबीएस या एमडी पास करके बाहर निकलते हो, आपके पास एक क्लियर कट चॉइस है। आप में अगर एंटरप्रेन्योरशिप के गुण हैं, जी। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी क्लिनिक खोलते हैं, अपने अस्पताल खोलते देखिए, हैं। मैं दोनों तरह से पक्ष ले रहा हूं, मैं जी। उनका पक्ष भी समझना चाह रहा हूं। भाई 2011 से रिवाइव नहीं किया गया है, उस पर बातचीत नहीं हुई है। या तो कह दिए थे 2011 के मुकाबले आज महंगाई नहीं है, तो फिर महंगाई राहत कैंप और बाकी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि देश के अंदर महंगाई है? और अगर महंगाई है तो उनको राहत तो चाहिए ना फिर। विजेंद्र, हम बहुत प्राथमिकताओं के आधार पर लगे हुए हैं। इस प्रदेश में जितने भी कष्ट हैं, जो भी जी। गरीब लोग हैं, जिनकी हालत और खराब है, उनके दुख दर्द दूर कर सकें। सर इनके कीजिए ना, जो काली पट्टी बांध रहे हैं अभी, उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए, बात करने को हमेशा ये सरकार तैयार रहती है। आपने अभी एक्सटेंड ठीक है देखा, सर, मुझे हम यही किस समझ नहीं extent आता कि तक- जब सब तैयार होते हैं तो काली पट्टी भी बन जाती है, धरने पर भी हो जाते हैं, उसके बाद तक बातचीत चलती रहती है और मरीज फंसते रहते हैं। सुरेश गर्ग जी, सर बीजेपी का स्टैंड जरा क्लियर कीजिए। डॉक्टर्स के साथ है, मरीजों के साथ है, किसके साथ है? और क्या मानते हैं कि 2011 के बाद उनकी रिवाइव नहीं हुई तो ये रिवाइव होना चाहिए, इन मांगों को माना जाना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पिछले आरटीएच के लिए 17 दिन तक राजस्थान की जनता परेशान होती रही। राजस्थान की जनता 17 दिन तक त्राई त्राई करती रही, उनको इलाज नहीं मिला। कई लोग तो उसमें मारे भी गए थे या फिर दूसरे राज्यों में जाके उन्होंने इलाज कराया। मैं ये जानना नहीं चाहता, मैं ये समझना चाहता हूँ कि गहलोत जी क्या करते रहते हैं। अगर इनकी कोई भी बात है, उनसे बैठ के सुनो, उनकी बातों को अगर जायज नहीं है तो उस बात को बता दे, जायज है तो उसको कंसीडर करो। लेकिन अगर मान लो जैसे 17 दिन स्ट्राइक पे चले गए, इस तरह से वापस अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो इस राजस्थान के लोगों का क्या होगा? राजस्थान के मरीजों का क्या होगा? उनको कहां से इलाज मिलेगा? यहाँ पे जो विजेंद्र जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता अगर इस तरह की नीतियां। आरटीएच के अंदर आपने देखा होगा, आरटीएच में कंसल्टेंसी फीस क्या है? 135 रुपए मात्र। 135 रुपए अगर वहां पे आरटीएच के अंदर आपने फीस रखी है तो वो सोचने का विषय है। 135 रुपए में कौन सा इलाज हो जाएगा? कौन कंसल्टेंसी दे सकता है? लेकिन तो राजस्थान कहिए के फिर तो अंदर ये सही है, ये तो 100 रुपए में दे रहे हैं सर। ये राजस्थान, अरे विजेंद्र जी मैं यही कह रहा हूं, राजस्थान की जो अशोक गहलोत जी ने जो दुर्दशा कर रखी है। जी जरा आप ही बताइए, देखिए, राजस्थान के अंदर गरीबी रेखा से नीचे कितने लाख लोग हैं? आप मैं उससे देखिए ना, आज नहीं, मैं यहाँ पूछ की रहा हूं, जब बेरोजगारी आपने दर- आसानी से कह दिया ना सर कि 135 रुपए में कौन कंसंट्रेट करता है, अरे तो जरा मैं बताइए ना, यही गरीबी रेखा कहना से चाह नीचे रहा हूं कितने कि लोग हैं? आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में 135 रुपए दर निर्धारित की है राइट टू हेल्थ के अंदर। 135 कम होते हैं सर? 135 रुपए कम तो होते मैं तो जब मैं ये पूछ रहा हूं बस आपसे, तो कम होते हैं, जोगेंद्र जी, ज्यादा मैं भी होते तो हैं? यही कहना चाह रहा हूं कि जब आपने 135 रुपए में डिसाइड किया है तो अब आप इन जो डॉक्टरों की मांग है उनको बैठ के सुलझा लो ना। क्या ये भी वापस आप काली पट्टी की वजह कर ये बात स्ट्राइक सही पे है। जाएंगे? 17 डॉक्टर दिन मनीष तक वो अग्रवाल। जैसे मरीज जो सर, परेशान सीधा होते रहे वैसे मनीष क्या अग्रवाल। वापस मरीज परेशान ठीक है, रहे। डॉक्टर मनीष लेकिन अग्रवाल जी ये बताइए गहलोत सर, जी काली ने पट्टी सोच तक रखा आप कि आए राजस्थान की हैं, तो मैं जनता को मानकर चल रहा परेशान हूं कि करना। आपने बातचीत की राजस्थान होगी, की जनता जो इन सुसाइड मांगों पर बातचीत की होगी। जी, जी, इस तरह से ठीक जनता है को मनीष परेशान अग्रवाल करने का जी, अगर वादा काली कर पट्टी रखा। बन गई है तो मैं मानकर चल रहा हूं इससे पहले बातचीत हुई होगी। सर काली पट्टी से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कोई इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे एसी ठीक करने आता है तो आपसे कितना चार्ज लेता है? या कोई प्लम्बर आपके घर पे पानी का नल ठीक करने आता है तो कितना चार्ज लेता जी। है? या वॉशिंग मशीन ठीक करने आता है तो कितना चार्ज लेता है? जी। क्या हम उससे गए बीते हैं? क्या सर, हम उससे उनमें गए से बीते मुझे हैं? कोई भी एक बता दीजिए जिसकी सरकार तनख्वाह देती है और नहीं, वो लाखों सरकार में तनख्वाह देती देने हो। की बात ही नहीं है इसके बताइए अंदर। ना सर, मुझे नहीं, इनमें से इसमें एक सरकार बताइए तनख्वाह आप। देने की बात नहीं है। सर, सरकार बिल्कुल है। तनख्वाह 8 से 2 की दे रही है। जी। मुझे सरकार 24 घंटे की तनख्वाह नहीं दे रही है। ये मैं प्राइवेट अपने घर के ऊपर बैठ के काम कर रहा हूँ, जो कि जी। मेरे आरएसआर रूल्स के अंदर अलाउड है। सर मैंने सवाल मैंने ये किया कि राजस्थान भाई अगर सर्विस काली रूल्स- पट्टी तक की नौबत आई तो क्या इससे पहले ब्यूरोक्रेसी में किसी से बातचीत हुई? नहीं, मैंने ना मांगे तो- पहुंचाई गई या सीधा काली पट्टी बांध ली, 10 बिल्कुल मांग पत्र तैयार कर किसी ने दिए? कोई काली पट्टी बांधी नहीं है। हमारी सेक्रेटरी से भी सकारात्मक बातचीत हुई है। हमारे मंत्री जी ने भी आज अभी समय दे रखा है, जी। मेरे साथीगण उनसे मिलने के लिए गए हैं। आज हम सेक्रेटरीट भी गए थे, उनसे सकारात्मक बातचीत चल रही है।
और अभी हमने ऐसा कोई काली पट्टी बांधने का निर्णय नहीं लिया है कि हमको काली पट्टी बांधनी है। जब सकारात्मक बातचीत होती है तब उस समय काली पट्टी बांधने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और हम जवाब दीजिए। देखिए, ये तो आज से ही इन्होंने आंदोलन का आगाज किया है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। पूरे राजस्थान के मेडिकल टीचर्स हैं, उनकी तरफ से आज पूरा जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उन्होंने आह्वान किया था कि आज सुबह से कि हम जो मुख्यमंत्री जी ने एक आह्वान किया था कि साहब डॉक्टर्स को सांकेतिक प्रदर्शन करना चाहिए, उसी के तहत उन्होंने आज से काली पट्टी बांध करके अलग अलग जगह पे कई वीडियो भी हैं जो हमने चलाए भी है चैनल पे भी जी। उनमें ये बात आई कि सब हम 7 दिन काली पट्टी बांधेंगे। और उसके बाद में ये भी लेटर जारी किया गया कि अगर उसके बाद सुनवाई नहीं होती है तो हम कार्य बहिष्कार जैसा निर्णय भी कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आंदोलन का एक रूप होता है, किस तरह से आंदोलन को चलाया जाता है, बातें मनवाई जाती है, बिंदु रखे जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी है जो डिस्कशन का पार्ट होनी चाहिए, जो डिस्कशन का पार्ट होती है तभी उनका समाधान होता है। आप अगर इनकी डिमांड्स पे जाते हैं तो कई डिमांड्स ऐसी है जो बहुत लॉजिकली डिमांड, आप कह रहे हैं कि अलग कैडर का गठन होना चाहिए, जो डीएमई के अंदर जो डायरेक्टरेट बना हुआ है उसके अंदर मेडिकल टीचर्स को, क्योंकि आप जिस जगह पॉलिसी बनती है मेडिकल टीचर्स की वहां अगर मेडिकल टीचर्स का प्रतिनिधित्व होता है तो ये होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो चीज़ें एक एक बिंदुवार निकलती है, कोई चीज़ें जिन पे क्योंकि जो फील्ड में काम करता है मेडिकल टीचर उसको पता है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको समाधान भी वही कर सकता है जो उनके साथ में बैठता है। लेकिन जो उनकी क्वालिटी है, उनकी जो वर्किंग शैली है, उस वर्किंग शैली के साथ उनको काम दिया जाना चाहिए। तो ये डिमांड्स है, डिमांड्स कई लॉजिकली डिमांड भी है, लेकिन कई डिमांड ऐसी भी है जी प्रोसीजर जो है अलाउ किया जाए, इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो अलग तरह के भी नजर आ रहे हैं। ममता लांबा जी जरा बताइए मैम, आप ये चाहते हैं कि घर को अस्पताल बना लिया जाए? एक मिनट ममता जी, नहीं मैं इसका जवाब दूंगा, आप दे दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट ने 3 ब्रांचेस को ऑलरेडी प्राइवेट प्रैक्टिस की छूट दे रखी है। कौन कौन सी हैं? रेडियो डायग्नोसिस, फॉरेंसिक मेडिसिन और पैथोलॉजी। वो हॉस्पिटल आवर्स के अलावा किसी एक प्राइवेट क्लिनिक पे काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप मुझे कंसल्टेंसी करने के लिए अलाउ करते हैं घर पे, तो आप, अब मैं सर्जन हूं तो मैं क्या कंसल्टेंसी दूंगा? मेरी फीस 200 रुपए है, मैं क्या कंसल्टेंसी दूंगा? आप 200 रुपए में सर ये बताएंगे कि आपको ये समस्या है, सरकारी अस्पताल में आइएगा, मैं आपकी सर्जरी कर दूंगा। नहीं, आप मेरी बात को सुनिए तो सही पहले। मेरे पास हॉस्पिटल के अंदर 4 दिन ओटी आता है, ठीक है, लेकिन संडे को एक मरीज आता है और वो मेरा जानकार है या आपका जानकार है और आप कहते हैं डॉक्टर साहब इसको तो आज ही सर्जरी करानी है। अब बताइए मैं उसको हॉस्पिटल में कैसे करूंगा? तो अगर मैं उसको चिरंजीवी योजना के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में कर रहा हूं, न सरकार का कोई खर्चा लग रहा है, न मरीज का कोई खर्चा लग रहा है, मैं अपने प्राइवेट टाइम में से दे रहा हूं, मरीज को फायदा हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है। सरकार को फायदा इस तरीके से हो रहा है कि जो मैं पैसा ले रहा हूं वो बाकायदा मैं उसका टैक्स जमा करा रहा हूं, क्योंकि मैं बता के कर रहा हूं जी। तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं कोई विकास एक लाइन में, क्योंकि वक्त की कमी है मेरे पास। बिल्कुल, ये बहुत एक लॉजिकल बात है। अगर आप चिरंजीवी, आरजीएचएस, ये सरकारी योजना है उसको इंक्लूड करते हुए अगर डिमांड रखते हैं, अगर इनको इंक्लूड करते हुए डिमांड रखते हैं तो ये वास्तव में, क्योंकि उसमें फिर मरीज का जो खर्चा है वो खत्म हो जाता है। और चाहे फिर वो चिरंजीवी की बात करें, चिरंजीवी में हम एसएमएस से भी बात करें तो एसएमएस से भी पैकेज का पैसा प्राइवेट कंपनी से लिया जाता है, प्राइवेट अस्पताल के अंदर लिया जाता है। उसमें एक अच्छा फायदा ये भी होगा ना कि भाई सरकारी डॉक्टर जिनसे वो लगातार इलाज करा रहे हैं चिरंजीवी में, उन्हीं से प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेंगे, काम का दबाव भी कम मिलेगा, एक्सपर्टीज मिल जाएगी हॉस्पिटल। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बात तो घर को अस्पताल बनाने की। नहीं, घर को अस्पताल बनाने की बात है ही नहीं, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जो मैंने बात कही है एग्जैक्टली वो बात है, और हमारा मंतव्य भी यही है कि हम मरीजों को फायदा दे सकें। गवर्नमेंट को जो, ऐसा कि आपका कहना है कि लोग चोरी छुपे करते हैं, हम कहते हैं कि आप इसको रैशनलाइज करें। ठीक है सर, मेरे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हड़ताल पर तो नहीं जाएंगे ना? अभी थक गए हैं सर, थक गए हैं। अभी सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत चल रही है जी। हड़ताल पे जाने का कोई मंतव्य नहीं है हमारा, हम सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत करना चाहते हैं। ममता मैम, हड़ताल पर तो नहीं जाएंगे ना? देखिए, इसमें मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगी कि हड़ताल पे जाने वाली बात ही क्यों आई। एसएमएस जो है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है राजस्थान का, जिसको आइडियल माना जाता है। इस इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे आज राजमहल के इतने नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जिनमें एनएमसी के नए रूल्स एंड रेगुलेशन से गाइडलाइंस बनी हैं, वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। अगर आप नए इंस्टीट्यूशंस पे वो अप्लाई कर रहे हैं तो आप पुराने इंस्टीट्यूशंस को कैसे बोल सकते हैं? जब गवर्नमेंट उनमें अप्लाई कर रही है उन चीज़ों को, तो उन्हीं चीज़ों को गवर्नमेंट में अप्लाई एसएमएस में तो होना ही चाहिए ना, इन 6 मेडिकल कॉलेजेस में। अगर वो नहीं हो रही हैं, हम हमारे पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है, उन्हें नहीं सुना जा रहा है। अरुण शर्मा जी, 7 दिन तक सांकेतिक काला कपड़ा बांधा जाएगा हाथ के ऊपर, मैं मानकर चलूं 7 दिन भी नहीं बंधने देंगे उसको? देखिए, ऐसा है, हम ये साबित कर चुके हैं कि हम किसी भी सकारात्मक बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और
कोई भी रीजनेबल अगर बात होती है हम उसको सुनते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं जी। अभी आपने देखा है इसमें ही विवाद है कि पट्टी बंदी भी है कि नहीं। अभी डॉक्टर साहब अग्रवाल अरे सर, साहब मैं कह तो रहे ये हैं कह रहा हूं कि कि बहुत सांकेतिक भी बंद गई है तो उसको क्यों माहौल में permanent बात हो करना? रही है तो हम उसको काहे को उसको डिबेटेबल बनाएं। अगर बात चल ठीक रही है सुरेश गर्ग जी, विपक्ष का काम सिर्फ मुद्दों को उठाना नहीं होता है सर, सुलझाना भी होता है। देखिए योगेंद्र जी, विपक्ष का काम जनता की सेवा है और समय समय पर सरकार को चेताना है, लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार को कोई चिंता नहीं है। अभी खुद कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि साहब हमने, अरे 17 दिन तक राजस्थान की जनता, राजस्थान के मरीज परेशान रहे हैं, दोबारा ये स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो इस राजस्थान का क्या होगा? आप तो केवल घोषणाओं के मास्टर हैं, आप तो केवल घोषणा करके चले जाओगे, आगे के आगे होगा क्या? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका शुक्रिया, अरुण जी शुक्रिया, विकास आपका भी शुक्रिया, मनीष जी और जी आपका भी शुक्रिया। इसलिए फर्स्ट इंडिया वक्त से पहले डिबेट करता है, क्योंकि वो जानता है कि जब डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो फिर मरीजों का क्या हाल होता है। उनकी जितनी भी लॉजिकल मांगे हैं उन पर सरकार को तुरंत बातचीत करके सुलझाना चाहिए, और जहां गतिरोध है वहां भी बातचीत करके उसको सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला जिंदगियों से